Hello aspirants, this video is for those students who are appearing in upcoming mains. Okay, बाकी स्टूडेंट्स मत देखिए, सिर्फ जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं इस वक्त उनके लिए जरूरी है। ठीक है, आई होप अभी तक आपकी तैयारी काफी हद तक हो गई हो, और अगर नहीं हुई है तो एटलीस्ट अच्छी चल रही हो। बट स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग लाइक लॉस्ट, समझ नहीं आ रहा है कि कितना किया है कितना नहीं। ओके तो उस वे में मैं यहाँ पे आपको जीएस पेपर 1 पार्ट ए और उसमें यूनिट 1, ठीक है, जो है हमारी एंशियंट हिस्ट्री से डील करती है। इसके रिगार्डिंग पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखते हुए हम लोग जरा एक बार एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ओके, उसके बाद आगे की बात करेंगे कि कैसे इसको 40 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो यहाँ से हमें पास्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं साइट्स पे। ठीक है, जैसे एक कोड डीजी पे क्वेश्चन आया था। राइट, तो इतना ज्यादा ऐसा कोई टफ नहीं था। देखिए, अगर इन साइट्स में 3 मार्कर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आ भी रहा है तो आप हर एक साइड को रटने मत बैठिए, सिर्फ उसके बारे में 3 चीजें आपके नोट्स में हमेशा होनी चाहिए। पहला, कि वो आज किस स्टेट में या किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे लाई करती है, फर्स्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट इज वहां से अगर कोई एविडेंसेस मिले हैं तो एक या दो एविडेंसेस काफी हैं। ठीक है, जैसे हमें लोथल से डॉकयार्ड मिला है। ओके, कालीबंगन से फैक्ट्री साइट्स मिली हुई हैं काफी सारी। ओके, फायर अल्टार्स मिले हैं कालीबंगन लोथल में। ठीक है, और दूसरा कि ये साइट अगर एविडेंसेस वहां पे हैं तो ये साइट डिस्ट्रॉय किस तरीके से हुई थी। राइट, जैसे कोट डीजी का एग्जांपल आया था तो कोट डीजी डिस्ट्रॉय हुई थी फायर लगने से। ओके, आग लगने से वहां पे वो सिटी डिस्ट्रॉय हुई थी, ऐसे एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इन 3 हेडिंग्स में अपनी सारी साइट्स को तैयार कर लेना है। 3 मार्कर के लिए इतना काफी होगा हैंडल करना। कमिंग टू द इंपॉर्टेंट साइट्स लाइक मोहनजोदारो या हड़प्पा, तो अगेन ये हड़प्पा एक है आपकी छन्नूदारो। ठीक है, उसी तरीके से है कालीबंगन। ये 4 सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें आप एक लोथल भी ऐड कर लीजिए, एंड वन मोर धोलावीरा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी साइट्स हैं जो शायद 3 मार्क्स से ज्यादा में आ सकती हैं। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है कि हमें एविडेंसेस में क्या क्या मिले हैं। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज फिगर, टेराकोटा टॉय कार्ड, ये सब। ठीक है, तो पहली हेडिंग है आपकी साइट्स, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट, दूसरा है कि इसके जो फीचर्स हैं, कि क्या क्या फीचर्स थे इसके। ओके, लाइक टाउन प्लानिंग वाज वन फीचर। ओके, उसके बाद उनका सैनिटेशन वगैरह पे एम्फेसाइज बहुत ज्यादा था। ट्रेड एंड कॉमर्स पे ज्यादा रिलाई करते थे रादर देन एग्रीकल्चर। ओके, उनके सीलिंग्स, वेट मेजर, यूनिफॉर्मिटी, उसके अलावा ब्रिक्स में यूनिफॉर्मिटी, उस तरह की चीजें। ठीक है, और फीचर्स में फोकस कीजिएगा उन एविडेंस पे जो ये बताते हैं हमें कि ये अर्बनाइज सिविलाइजेशन था। ऑलराइट, मतलब कुल मिला के अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप मुझसे ले लेना। हमें 10 to 12 फीचर्स याद होने चाहिए, आउट ऑफ विच हमें अगले 5 अच्छे से याद रखते हैं कि ये अर्बन सिविलाइजेशन के फीचर्स थे। नेक्स्ट इज, ज्यादा नहीं बट 4 से 5 पॉइंट्स हर हेडिंग के अंडर में बना के रखिए। सोशल कंडीशन क्या थी उस टाइम, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, एंड रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी बरियल प्रैक्टिसेस। ओके, फॉर एग्जांपल देयर नेचर वर्शिप, तो वो नेचर वर्शिप करते थे, पीपल ट्री को पूजते थे, वो बुल को वर्शिप करते थे। राइट, तो नेचर वर्शिप से रिलेटेड बातें करनी है। ये और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें सील्स एंड सीलिंग से इनके एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पशुपति सील। राइट, उसी तरीके पॉलिटी की बात आती है तो आप एम्फेसाइज करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी को। ठीक है, कि टाउन प्लानिंग में यूनिफॉर्मिटी है, सिटाडेल है, लोअर टाउन है, ब्रिक से साइड में यूनिफॉर्मिटी है, वेट एंड मेजर में यूनिफॉर्मिटी है, एक एक्सटेंसिव ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, एक्सटर्नली मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ। राइट, तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि किसी फॉर्म में तो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी रही होगी। अब वो चाहे हम आज की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप की कुछ मान ले, या फिर इन ट्रेडर्स की आपस की गिल्ड मान ले। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो रहा होगा। नेक्स्ट, ट्रेड की बात आती है इकोनॉमिक में, तो इनका सबसे ज्यादा एम्फेसाइज था ट्रेड पर, बोथ एक्सटर्नल वाले भी और इंटरनल ट्रेड भी। ठीक है, इंटरनल में आपको डिफाइन करना होगा कि हम कहाँ से क्या क्या लेते थे, जैसे कि गोल्ड हम लोग ले आते थे, आई मीन हड़प्पन कर्नाटका से। राइट, उसी तरीके से कॉपर ये लोग ले आते थे खेतरी माइन से, जो कि राजस्थान में थी। एक्सटेंसिव की बात करें तो हम लापूस लजूरी ले आते थे ईरान से। ठीक है, हम टिन ले आते थे अफगानिस्तान से, इस तरह की बातें। और दूसरा कि ये लोग दोनों रूट यूज करते थे, लैंड रूट भी और सी रूट भी। और सी रूट की एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं, हमें एक सील पर
बोट बनी हुई मिली है, राइट। तो इस तरीके से बस 4-4 5-5 हेडिंग हर कंडीशन में याद रख लीजिए। सोशल कंडीशन की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इगैलिटेरियन टाइप की सोसाइटी देखने को मिलती है, ज्यादा ऐसे अमीर गरीब के एविडेंस नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो था। प्रूफ क्या है कि कुछ हाउसेस हमें डबल स्टोरी मिले हैं और कुछ छोटे हाउसेस भी मिले हैं, ठीक है। हमें लेबर क्वार्टर्स भी मिले हैं 1 रूम के, राइट। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप ग्रेट बात को भी कोट कर सकते हैं मोहनजोदाड़ो में, राइट। बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप मेरे साथ ये कोर्स करेंगे तो हम उसमें डिटेल में सब करेंगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा पेपर आपका मैक्सिमम 2 दिन का है, या और अगर आपके लिए वीक है तो मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा आप इस यूनिट में नहीं देंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको पूरा हिस्ट्री वाला जो एस्पेक्ट है, जो आपका जीएस का पेपर 1 का पार्ट ए है, पूरा हिस्ट्री, मैक्सिमम 7 to 8 डेज गाइस, इससे ज्यादा नहीं। और 7 to 8 डेज में हो भी जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे गूगल पे लाइव लेक्चर में ज्वाइन कर सकते हैं। हम 40 डेज में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि आपको हर एक हेडिंग में 4 से 5 पॉइंट्स चाहिए, प्रोवाइडेड कि हाँ आपकी उतनी कैपेबिलिटी हो कि आपके पास अगर ये कीवर्ड्स याद हैं तो आप आंसर बना लोगे, ठीक है। बट आई थिंक आप अगर कोशिश करेंगे तो 7 to 8 डेज हर एक पार्ट के लिए काफी है। मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन अभी वीक लेवल पर है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है तो दैट्स ग्रेट, और उसमें कोई टेंशन ही नहीं है फिर। नेक्स्ट, अब देखिए डिक्लाइन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ था, तो उसमें आपको बताना होगा कि इतना बड़ा एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन, ओके, 1400 से ज्यादा साइट्स, ठीक है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया, ठीक है, ये किसी एक फैक्टर से डिक्लाइन नहीं हो सकते। सभी डिक्लाइन और फैक्टर्स चेंजेस थे, रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे क्लाइमेट चेंज, इससे एरिडिटी बढ़ गई थी, सूखा पड़ने लगा तो कुछ साइड लोगों ने अबेंडन कर दी। कहीं पे हमें फायर के एविडेंसेस मिलते हैं, कहीं पे हमें फ्लड के एविडेंसेस मिलते हैं। एग्जाम्पल, मोहनजोदाड़ो 7 बार फ्लड्स हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हमें रिवर कोर्स के चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर घग्गर कालीबंगन, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था तो सिटी अबेंडन करनी पड़ जाती है। दूसरा, प्लेट टेक्टोनिक्स के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स में कुछ मूवमेंट हुई थी और इस वजह से मैसिव अर्थक्वेक आया था, ऑलराइट। तो ये 5 पॉइंट्स आपने अगर यहाँ याद रख लिए डिक्लाइन के, आप आराम से अपना 11 मार्कर बना लोगे, ओके। सो डोंट गो फॉर रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए एंड अपने सिलेबस को तेजी से कंप्लीट कीजिए। अब टाइम बहुत कम है आपके पास। अब देखिए, क्योंकि इसने डिक्लाइन पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पर्सनली आई बिलीव कि ये आपसे क्वेश्चन ओरिजिन पे भी पूछेगा कि इसके ओरिजिन कैसे हो। तो इसके ओरिजिन के भी आपके पास 3 पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। पहला, इंडिजिनस ओरिजिन था, दैट इज ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे। विलेजेस हुआ करते थे छोटे छोटे, आपस में ट्रेड करना शुरू किया, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, ट्रेड एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ गए, पॉटरी वगैरह बनाने लगे उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, ग्रैंडरीज बनाने लगे स्टोर करने के लिए। एक टाइप की सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो गई जिसने रेगुलेट करने लगा पूरा ट्रेड को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिजिनसली, यानी यही सब कॉन्टिनेंट में खुद इवॉल्व हुआ है। दूसरी थ्योरी है कि मेसोपोटामियन से कुछ लोग आए होंगे और उन्होंने ये साइट बसाई थी, ठीक है। तो इसके काउंटर भी है हमारे पास और इसके फेवर में ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो सब मैं आपको साथ लेक्चर में डिस्कस करूंगा अगर मैंने बनाए तो। नेक्स्ट, तीसरा है कि आर्यंस ने आके इसको स्टैब्लिश किया था, तो इसके अगेंस्ट भी काउंटर पॉइंट बहुत है, क्योंकि वो तो बिल्कुल बहुत कम पॉसिबिलिटी। बट ये 3 पॉसिबिलिटी है ओरिजिन की, तो ये 3 आप इस 3 के लिए 4-4 5-5 पॉइंट्स तैयार रख लीजिए, काफी होगा आपके एग्जाम के लिए, ओके। और क्या बचता है इसमें हमारा, एक सेकेंड, हाँ, और क्या बच जाता है हमारा हड़प्पन से हमें कौन से एंगल तैयार करने की जरूरत है। तो ये सब हो गए हैं हमारे। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ जाएंगे, ठीक। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, वही सब आपको एम्फेसाइज करना है कि जैसे जो भी फिगराइंस मिले हैं, ठीक है, मदर गॉडेसेस वगैरह के, ठीक है, इनकी सील्स वगैरह पे अलग अलग एनिमल्स डेपिक्ट किए जाते थे, तो उनका क्या रेलेवेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं लाइक ग्रेट बाथ टाइप के, ठीक है, इनका, इनके बारे में। एंड लास्टली जो चीज अब तक पूछी नहीं गई है, बट आई फील स्ट्रांगली बिलीव कि ये पूछी जाएगी, मेसोपोटामियन वर्सेस हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ओके। इतनी थीम पर अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन तैयार कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अभी हम बाकी के टॉपिक्स की भी बात कर रहे हैं, हम सब तैयार करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छूटे आपका एग्जाम में, स्पेशली सिंसियर एस्पिरेंट जिनको जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं है कि थोड़ा लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वीक पड़ जाते हैं, ओके। तो ये हो गई बात हड़प्पन सिविलाइजेशन की।
एंड हाँ, वन मोर थिंग गाइस, अभी हम वैदिक पे आ रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्सेस वैदिक प्रैक्टिसेस में भी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पूछी जाए। ओके, क्योंकि ये चीजें पूछी नहीं गई, और जब अगर पूछी जाएगी तो सीधे सीधे 11 मार्कर में ही पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, ज्यादा नहीं। आप मान लीजिए कि 5 से 10 सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज तैयार कर लीजिए, काफी है। अब हम आते हैं वैदिक एज पे। तो इसमें हमारे पास अर्ली वैदिक एज है एंड लेटर वैदिक एज है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। देखिए, मैं इन डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप में से कुछ को बोरिंग लग रहा हो, तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। बट अगर जान लेंगे तो बेटर होगा, चाहे आप मीन्स इस बार दे रहे हो या अगली बार दे रहे हो, लेकिन इतना श्योर है कि इन थीम से बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। हाँ, एक आध दो तीन क्वेश्चन कहीं इधर उधर 3 मार्कर में आ सकते हैं अनशन। तो देखिए, वो अगर एकदम आउट ऑफ सोर्सेज से आएगा तो सबके लिए आता है, उसमें उससे उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि इजी चीजें ना छूटें आपसे। ठीक, हमारा गोल होता है कि मेजोरिटी हम 80-85% पेपर शॉर्ट शॉर्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। कुछ ही क्वेश्चन सरप्राइज दिए जाते हैं और वो हमेशा दिए जाएंगे। एक दो क्वेश्चन के पीछे मत भागो, बट 70-80% पेपर सॉलिड करके आना है अपन को। ठीक है, अर्ली वैदिक एज से सेम पैटर्न रखना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन पे शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, हर एक हेडिंग में आपके पास कम से कम 5 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक, मैं विद कंपैरिजन बोल रहा हूँ। ओके, ये सारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर अर्ली वैदिक एज वेल एज लेटर वैदिक। और बेटर होगा अगर आप इसको थोड़ा कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो पूछ सकता है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आए थे फ्रॉम लेटर, सॉरी, फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक पहुंचने में। ठीक है, अर्ली वैदिक एज की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं 1500 से 1000 बीसी की। ओके, और जब हम लेटर वैदिक की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी की। ठीक है, फिर 600 बीसी में तो महाजनपद वाला टाइम आ जाएगा, राइट। तो इन सभी हेडिंग्स में आपके पास 5 पॉइंट्स एटलीस्ट तैयार होने चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन के साथ, अर्ली प्लस लेटर के साथ। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें से अगर इस पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा है तो वो है स्मृति एंड श्रुति लिटरेचर। ऑलरेडी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी सारे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क में, श्रोता शुद्रा। ठीक है, इसलिए थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है। स्मृति और श्रुति लिटरेचर पर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, लिस्ट में देख लेना एंड अच्छे से कर लो। ये लिटरेचर तैयार कर लिया आपने तो वैदिक का मेजोरिटी पार्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ की पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था, ऋग्वेदिक पंचजन, राइट। ये 2020 में आया है, ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, उसी तरह सिंपल सा ऋग्वेद पे पूछा गया था 2015 में। तो हम जितना भी हमने एनालिसिस किया है उस पे बेस ही हम तैयार करेंगे। ठीक है, दूसरा संस्कार पे पूछा गया था एक बार शॉर्ट नोट, 16 संस्कार होते हैं ना, अंत्याजय एंड उपनयना सेरेमनी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतने एस्पेक्ट्स आप तैयार कर लीजिए, वैदिक से आपका मोर देन इनफ होगा, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड इफ यू वर टू टेक माई एडवाइस तो ये सारे टॉपिक आपके एटलीस्ट हड़प्पन प्लस वैदिक ये आज ही हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 3 आवर्स में। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर ना कर पाओ तो मेरे साथ लेक्चर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, गूगल मीट पे। बट आई एम सॉरी, वो लेक्चर्स पेड हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में कराया जा सकता है, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है यार, इतनी मेहनत इतना टाइम देना उतना ईजी नहीं होता यार। आप लोग भी सर्विस में जाओगे, आप समझोगे इस बात को। ठीक है, बाकी मैं सिर्फ समझा, ये सब बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपके प्रिपरेशन पे जो एक प्लानिंग है वो अच्छे से हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं महाजनपद पे। ठीक, कौन सा टाइम पीरियड था? 600 बीसी, राइट। अब देखिए, पहला तो जरूरी हो जाता है कि अगर क्वेश्चन साइट्स पे आता है कि ये 16 महाजनपद, तो अपनी थीम तैयार रखिए कि आपको इसमें क्या क्या हाईलाइट करेंगे आप। सबसे पहला कि किस रीजन में आता है वो, यानी आज के किस स्टेट में, इंडिया के। ठीक है, दूसरा इसकी कैपिटल क्या थी। ठीक है, और अगर उसके वहां के कोई इंपॉर्टेंट रूलर हैं तो उनके बारे में याद रखना है। ठीक है, अगर आपने ये 3 थीम तैयार कर ली तो आप साइट पे आया हुआ कोई भी 3 मार्कर हैंडल कर लोगे। ठीक है, और साइट स्पेसिफिक आएगा तो 3 मार्कर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंपैरिजन पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे हुआ करती थी मोनार्की
और कुछ हुआ करते थे रिपब्लिक। ठीक है, तो इन पे छोटा सा कंपैरिजन पूछा जा सकता है 3 या 6 मार्क में, उसको प्रिपेयर कीजिए। अब देखिए, मैंने हमेशा ऊपर आपको बोला सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, ये महाजनपद के लिए मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे अगर आपसे कुछ पूछा जा सकता है तो सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि बहुत कम, मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से इकोनॉमिक या रिलीजियस वाला एंगल पूछेगा। इस टॉपिक से तो नहीं पूछेगा, एटलीस्ट इतना श्योर है। यहाँ से पूछा जाएगा तो सिर्फ पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, तो ये आपका अगला टॉपिक बनता है। नेक्स्ट, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैंने महाजनपद से आपको रिलीजन एस्पेक्ट इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर क्वेश्चन रिलीजन का आएगा उस टाइम पीरियड से, तो वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे ही आएगा। प्लीज ये अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, और अपने नोट्स में अपनी टाइम टेबल में ऐड कर लीजिए कि हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। चाहे आप मेंस इस साल दें या अगले साल दें, इतना बेटर एनालिसिस आपको दोबारा नहीं मिलेगा कहीं। ओके, सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की जब बात करते हैं तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ हो जाता है कि उस टाइम ऐसे कौन से सोशल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये दोनों का राइज हुआ। ओके, सोशल फैक्टर्स तो सारे आ जाएंगे यार, ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, और वो बड़े बड़े रिचुअल्स करवाते थे जो आम आदमी के बस की बात नहीं थी। ठीक है, उतना खर्चा करना पॉसिबल नहीं था। एनिमल सैक्रिफाइसेस करवाए जाते थे, बुल्स की बलि दी जाती थी। ठीक है, अब वो इंसान खेती में, एग्रीकल्चर में यूज करेगा बुल या सैक्रिफाइस के लिए देगा। ठीक है, दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण या आप कह लीजिए कि प्रीस्टली क्लास का जो डोमिनेशन था। ठीक है, तो ये चीज इवन जो रूलर्स थे, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, उनको भी पसंद नहीं आ रही थी कि वॉर हम लड़ते हैं, प्रोटेक्ट हम करते हैं, खून हम बहाते हैं, जान हम देते हैं, लेकिन जब बात रिस्पेक्ट की आती है तो ब्राह्मण क्लेम कर लेते हैं वी आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स थे जिनके अगेंस्ट एज ए रिएक्शन राइज हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आपको कभी 11 मार्क में इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म नॉट वाज नॉट ए रिलीजियस मूवमेंट, बट एक्चुअली दे वर रिएक्शन अगेंस्ट द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशंस, ओके, डोमिनेटेड बाय प्रिस्टली क्लास, दैट इज ब्राह्मण्स। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, इनके सारे काउंसिल्स याद रखने हैं। बुद्धिज्म में 4 हुए हैं और इसमें जैनिज्म में 2 हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनके जो टेक्स्ट निकल के आए इन काउंसिल से, ठीक है, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, जैनिज्म के अभंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज, इनकी अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं। ठीक है, मतलब वही काउंसिल से ही निकल के आएंगे डॉक्ट्रिन। और इनका कंपैरिजन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, कंपैरिजन में दोनों चीज कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, ओके, और डिसिमिलैरिटीज क्या है। ये है इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है जितना कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। हार्डली मुश्किल से ये, अगर अकेले एंशियंट इंडिया की बात करें तो हार्डली 3 दिन का काम है। पढ़ के खत्म करो जल्दी से, और पूरा हिस्ट्री आप 7 दिन 8 दिन ले लो मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा मत लेना। खुद से ना हो तो मेरे साथ पढ़ लेना, लेकिन कंप्लीट कर लो, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मौर्यन एंड अशोक। मौर्यन एंड अशोक, ठीक है। अब देखिए इससे क्या क्या, किस किस डायमेंशन से क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ के रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे शॉर्ट नोट आने के पूरे पूरे चांसेस है, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो बिंबिसार हो, ओके, या फिर चाहे वो अशोक हो। अब देखिए, जब भी रूलर तैयार करते हो ना, एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिल्कुल रखो कि मुझे उस रूलर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। पहला मुझे पता होना चाहिए उसकी पॉलिटिकल एंगल से, लाइक उसने कोई वॉर लड़ी क्या, ठीक है, अपने टेरिटोरी का कोई एक्सपेंशन किया, लाइक जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे राजा लोग, ठीक है, उससे क्या है, रिश्ते जोड़ के अल्टीमेटली आपका एम्पायर ही एक्सपेंड कर रहे थे ना। ठीक है, उसके बाद कि उसके टाइम पर सोशल कंडीशंस कैसी चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट कि उसके टाइम पर आपकी रिलीजन में क्या चल रहा था, रिलीजियस फैक्टर, जैसे अशोका के टाइम पर, ठीक है,
ठीक है। या चंद्रगुप्त के टाइम पर जैनिज्म वगैरह बहुत है, आजीविका सेक्ट वगैरह चल रहे थे, इनको केव डोनेट करते थे रूलर्स। अगर आपने ये 3 एंगल पे तैयार कर लिया ना रूलर्स, तो रूलर्स का क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर जाओगे। ठीक है। एक स्ट्रक्चर दिमाग में अगर रहता है तो चाहे अब वो 3 मार्कर में आ जाए, चाहे 6 या 11 में, ठीक है, स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका। उसके टाइम की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स बता दो, उसकी उसकी सोसाइटी में किस तरह की कंडीशंस थी वो बता दो। ठीक है। उसके बाद रिलीजन के बारे में बता दो। नेक्स्ट आपको जो पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि मगध एम्पायर के राइज के फैक्टर्स क्या हैं। मगध एम्पायर के राइज के फैक्टर्स क्या थे। ठीक है। मुश्किल से 5 पॉइंट है, एकदम बच्चों के लेवल के, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी थी, उसके पास पावरफुल रूलर्स आए, उसके पास आयरन माइंस थी तो वेपन्स बहुत अच्छे बना पा रहे थे। उसके बाद उसकी लोकेशन ऐसी थी जो ऑलरेडी फोर्टिफाइड थी काइंड ऑफ, ठीक है, 5 हिल से घिरी हुई थी और रिवराइन ट्रेड वहां से हो रहा था। तो उससे कस्टम्स आता था, पैसा आता था, रेवेन्यू आता था, और जब रेवेन्यू आता है तो अल्टीमेटली आप और बड़ी आर्मी रेस कर सकते हो। एग्रीकल्चर रीजन बहुत अच्छा था, फर्टाइल था पूरा, तो एग्रीकल्चर सरप्लस सरप्लस जनरेट हो रहा था, तो अल्टीमेटली इनकम बहुत ज्यादा थी। बता दिए मैंने आपको 5-6, ठीक है। इस तरीके से 5-6 फटाफट पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए आपकी मीन्स की तैयारी। उतना ज्यादा नहीं कि बच्चों की तरह आपने पेन लिया और हाईलाइट करने लगे एक एक वर्ड को, वैसे नहीं हो पाएगी यार, सालों निकल जाएंगे। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट फिर आती है, हाँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है 3 मार्कर के लिए। वो सब था ना आपका, सीता अध्यक्ष पूछा गया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जो नॉमेनक्लेचर हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सीता अध्यक्ष, ठीक है, 6-7 हुआ करते थे इनके यहाँ पर। कोई नाव का ध्यान रखता था, कोई एलिफेंट का अश्व अध्यक्ष होता था, ठीक है, कोई हॉर्स का ध्यान रखता था, हॉर्स अध्यक्ष, ठीक है, नॉट नॉट हॉर्स अध्यक्ष, अश्व अध्यक्ष। ओके। नेक्स्ट, इस टाइम पर मौर्यन के टाइम पे ना ट्रैवलर्स बहुत आए थे फॉरेनर्स के। ठीक है, ट्रैवलर्स, तो हमें एक थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा ये फाइयान का। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये होना चाहिए कि इन ट्रैवलर्स ने अपने टाइम पर यहाँ पर क्या बताया है, कि उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से हमारी सोसाइटी कैसी थी इस टाइम। ठीक है, हमारे यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस फील्ड में क्या हो रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस आदमी ने बताया था कि पाटलिपुत्रा सिटी कैसी थी, और ये पूछा गया था। तो इस तरह से फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट याद रखना भी जरूरी है। ठीक है। दूसरा, कुछ तरह की फेमस केव्स वगैरह हैं काफी हमारे उसमें। ठीक है, अजंता केव्स, करले केव्स, भज केव्स, गया केव्स एंड सो ऑन। ओके, तो इन पे बस ज्यादा नहीं, बस 3-4 लाइन का शॉर्ट नोट याद रखो, बात खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अशोक की। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसकी धम्म पॉलिसी की। एक्चुअली कहती क्या थी, ठीक है, और कैसे इसने धम्म पॉलिसी को स्प्रेड किया अलग अलग देशों में, जैसे श्रीलंका में भेजा था संघमित्रा और अपने बेटे को। ओके, तो इसकी धम्म पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली इसकी एक सबसे फेमस इंपॉर्टेंट बैटल है, दैट इज बैटल ऑफ कलिंग। ये और आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, बस इतना काफी होगा मौर्यन डायनेस्टी से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद पोस्ट मौर्यन ग्रुप में हमें कुछ एक डायनेस्टी देखने को मिलेंगी, जैसे सबसे पहले शुंगास। राइट, देन उसके बाद आते हैं कानवास, देन कम कुशान्स। ठीक है, उसके बाद आएंगे शाकास, और डेक्कन में इस टाइम पे रूल करेंगे सतवाहनास। तो ज्यादा डिटेल में मत जाना इसमें। शुंगास में बस आप इतना याद रखिए कि कौन से लास्ट मौर्यन किंग को मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, यानी कि उसका फाउंडर बना फिर वो। ठीक है, तो फाउंडर का नाम याद रख लीजिए। ओके, इसी का बेटा वो था, वो क्या नाम था उसका, अग्निमित्र। उस पर एक टेक्स्ट लिखा है फेमस कालिदास ने। ठीक है, ये शायद विदिशा का ही गवर्नर रहा है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। अच्छा हाँ, ये अशोक के टाइम पे ना प्लीज एक वो स्तूप और पढ़ लेना अच्छे से। ये स्तूप, उसका आर्किटेक्चर पूछा जा सकता है। कानवा, अगेन शॉर्ट नोट लिखना है बस कि वासुदेव कानवा कौन थे, फाउंडर थे। ठीक है, दूसरा, इन सबका आपको सिर्फ टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड से कौन से टाइम पीरियड तक रूल किया है इन्होंने, सिर्फ टाइम पीरियड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी, एंड सिमिलरली यहाँ भी। कुषाण से फाउंडर वाउंडर छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ कनिष्क।
और उसका एसोसिएशन बुद्धिज्म से, क्योंकि आपको पता होगा कि इसी ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, है ना? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में, राइट? शकास, शकास से इंपॉर्टेंट हो जाता है नहापना, ठीक है? इसी गौतमीपुत्र सतकर्णी के साथ लड़ाई चलती थी। और सतवाहनास के साथ इंपॉर्टेंट है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। बस इस पे छोटा सा नोट रखना, 5-6 मार्कर लायक, मतलब 5-6 पॉइंट याद रखो बस, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ज्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है? जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉलेज के पीछे मत भागो, अभी मेंस सिर पे है, मेंस की तैयारी करो बस, कि मेंस में जो आना है हमें वो तैयार करना है। इसके बाद आ जाएंगे हमारे गुप्तास। मैं इसको अंडर बॉक्स कर देता हूँ। तो गाइस एक बात याद रखना, मेंस से डरना मत, क्योंकि मेंस लिखने का मौका मिला है ना, एंड लेट मी टेल यू विथ माय एक्सपीरियंस कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट मेंस इज योर बेस्ट अटेम्प्ट। उसके बाद आप ओवर द ईयर थोड़ा सा, क्या है, बार बार मेंस देखते ना, आप टायर्ड फील करने लगोगे, इन्फॉर्मेशन से ओवरबर्डन हो जाएगा माइंड, ठीक है? वो जोश नहीं रह जाएगा। सो प्लीज जो मौका मिला है मेंस में, आप में से जो भी लिख रहे हैं, मेक श्योर कि ये आपका सबसे बेस्ट अटेम्प्ट हो, हारना नहीं है इस बार गाइस, ओके? और जब जो आप में से जो भी ये सोच के बैठे हैं ना कि यार इस बार मैं तैयार नहीं हूँ बट अगली बार मैं अच्छी रैंक ले आऊंगा, प्लीज इस इल्यूशन में मत रहो। 40 दिन है, एंड विथ माई एक्सपीरियंस इट इज मोर देन सफिशियंट। पढ़ लो अच्छे से और प्लीज पूरी तैयारी के साथ जाओ। गुप्तास में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के रूलर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक तो चंद्रगुप्त सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसे हम नेपोलियन भी कहते हैं इंडिया का, ठीक है? समुद्रगुप्त के बारे में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके मिलिट्री इन्वेजन, इसने बहुत लड़ाइयाँ जीती थी, ठीक है? और चंद्रगुप्त के टाइम पे लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि माना जाता है कि ये इस टाइम हम लोगों ने बहुत तरक्की की थी, जैसे सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, साइंस में स्पेशली, साइंस में इस वक्त इंडिया ने बहुत तरक्की की थी। और दूसरा हमारे आर्किटेक्चर में भी काफ़ी कुछ किया था, ठीक है? तो ये दो हेडिंग की वजह से कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि गोल्डन एज थी और ये गुप्ता, ठीक है? और मिलिट्री इन्वेजन इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, समुद्र गुप्त का, ठीक है? तो ये दो हेडिंग्स में जरूर तैयार करना है इसको। अगर रूलर से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इन दो पे ही आएगा। नेक्स्ट अगेन सेम थीम पे तैयार करना है, उस टाइम की सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन, ठीक है? सोशल कंडीशन में ही आ जाता है विमेन का पार्ट, ठीक है? तो ऐसे विमेन मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, बट वो सोशल कंडीशन का ही पार्ट है, ठीक है? क्योंकि इस टाइम तक काफी गलत प्रथाएं शुरू हो गई थी, धीरे धीरे विमेन्स को पर्दे में रखने लगे थे, ठीक है? चाइल्ड मैरिज आना शुरू हो गई थी, उसके बाद सती प्रथा भी कुछ कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कहीं कहीं हमें, ठीक है? तो इस तरह से विमेन को लेकर काफी इश्यूज बने हैं इस टाइम पर। तो ये चार हेडिंग में भी आपको अपना पूरा गुप्ता एम्पायर तैयार करना है। अगेन नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स, दैट्स इट, ओके? 4 to 5 पॉइंट्स ईच ऑन ऑल दी हेडिंग्स, बस इतना ही करना प्लीज, ठीक है? नोट बनाने मत बैठ जाना वहां पे परफेक्शन की तरफ, ओके? एंड ये इसका खास ध्यान रखना। इस टाइम हमारे यहाँ लिटरेचर पे जो लिखे गए हैं ना, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जैसे आर्यभट्टिनम, समुद्रगुप्त, मैथमेटिक्स पे बुक लिखी है लीलावती, इस तरह की बुक्स, इस तरह का जो भी लिटरेचर है साइंस रिलेटेड, प्लीज इसको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादा लिखा नहीं गया है इन पे, मगर जो लिखे गए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें खो गई हैं, तो कम से कम उनके नाम तो याद रखो। आगे चलते हैं। गुप्ता के टाइम पे ट्रैवलर्स अकाउंट चाहिए हमें, ट्रैवलर्स अकाउंट, उस टाइम जो भी ट्रैवलर्स आए उन्होंने जो भी लिखा इसके बारे में, उसे शायद गलती हो गई, ऊपर मैंने फाइयान बता दिया था आपको ऊपर, ठीक है? वो शायद मुझसे एक गलती हुई थोड़ी सी, उसको रेक्टिफाई कर लेना प्लीज, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट है चोलास, ठीक है? चोला से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आएगा तो इनकी विलेज असेंबलीज के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन वही बनता है मेरी नज़र में, तो चोलास उसी के लिए फेमस थे। दूसरा पल्लवास, कंची वाले,
इनके बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके कल्चरल एस्पेक्ट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि माना जाता है कि सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर ये टेम्पल्स एंड ऑल ये सब बहुत अच्छे से किए गए वहाँ। और दूसरा आपसे पूछी जाती है यहाँ की सोशल कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि उसी का एक पार्ट बन के उभरा था देवदासी सिस्टम। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। ओके, तो साउथ इंडिया से आपका इतनी ही एस्पेक्ट्स कवर करना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट लास्टली कुछ मिसलेनियस टॉपिक बन जाते हैं, जैसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पोएट्स वगैरह रहे हैं, ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने अपने अपने टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, जैसे कालिदास के बहुत सारे टेक्स्ट हैं। तो ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि ये करना है, जैसे कि वासुबंधु, कालिदास, विशाखादत्त, अश्वघोष एंड सो ऑन, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे आप नोट बना के रखिएगा। ओके, खुद से हो जाती तैयारी तो खुद से कर लो, नहीं हो रही है तो मेरे साथ कर लो, बट वो पेड कोर्स है तो मैं खुद आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते उतना तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से कम पूरा बता दिया है कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। तो आई होप कि आपको शायद इससे फायदा हो। एक सेकेंड। और वैसे भी अगर कोर्स नहीं भी आप ज्वाइन करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट मेक श्योर कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, तो आप पूछ सकते हो पर्सनली। ओके, आप टेलीग्राम कर सकते हो मुझे, या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ये जो अटेम्प्ट है मेंस में, आप में से जो कोई भी पढ़ रहा है मेंस के लिए, प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ये अटेम्प्ट बहुत बेस्ट अटेम्प्ट हो आपका। ओके, सो इतनी हेडिंग्स में अगर आपने चीज़ें पढ़ ली तो आई कैन अश्योर यू आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। एंड यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। बस उस चीज़ से बचना कि बच्चों की तरह एक एक चीज़ पढ़ रहे हो, एक एक लाइन पढ़ रहे हो, वो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। सो मैं आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम आईडी, इजी एज बाई वन। ऑलराइट, अगर आप इस पे करना चाहें मैसेज तो यहाँ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को इससे फायदा हो एनालिसिस से, और अगर आपको हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये तो सिर्फ हमने यूनिट 1 की बात की है, ठीक है। अभी हमें यूनिट 2, 3, 4, 5 सबकी बात करनी है, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो आपको उसका एनालिसिस करके लेके आऊंगा, मिडाइवल हिस्ट्री का, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो। सो डू लेट मी नो, एंड थैंक्स फॉर joining this session. Have a great day and keep learning.